वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज जैसे कि आप सभी को पता है, आज से लेके 5 मई तक नॉर्सेट 4 मतलब नॉर्सेट 2023 जो फर्स्ट फेज़ होने वाला है, जिसे नॉर्सेट 4 करके बोला गया है, तो उसका नोटिस आ गया है और उसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, ऑनलाइन प्रोसेस। तो उसी पीडीएफ को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर एक्चुअली ये क्या है ये, तो उनके लिए जैसे फर्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो वैसे है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब आपने जहाँ से भी बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है, तो वो एक इंडियन आईएनसी या फिर आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका यूनिवर्सिटी भी उसे एफिलिएटेड होना चाहिए। या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो पीबीबीएससी भी किया है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपको जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन लोग आते हैं, तो उसमें दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मतलब जो जीएनएम है उनको है, तो उनको क्या क्या क्राइटेरिया है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आईएनसी नर्सिंग काउंसिल, दोनों में से एक का हो चाहिए, और 2 साल का एक मिनिमम 50 बेडेड एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। विदाउट एक्सपीरियंस जीएनएम के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नॉर्सेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक एक्सपीरियंस चाहिए उनको 2 साल के लिए, तो तभी वो जीएनएम के जो एस्पिरेंट्स है वो क्वालिफाई हो पाएंगे। एज लिमिट जो दी गई है वो 30 इयर्स जनरल एंड 33 + 3 इयर्स एंड 5 इयर्स फॉर ओबीसी एंड SC/ST से आता है। एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में हम इसमें देखेंगे, तो एग्ज़ाम फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 3000, और SC/ST कैंडिडेट्स और EWS कैंडिडेट्स के लिए है 2400 रुपीज़, और जो PWD कैंडिडेट्स है फिज़िकली हैंडीकैप और कौन सी भी डिसेबिलिटी है तो उनको कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगेगी। एग्ज़ाम फ़ीस किसी भी कंडीशंस में रिफ़ंड नहीं होगी आपकी, तो आप जब भी पेमेंट करोगे तो पूरा फॉर्म अच्छे से सबमिट चेक करके ही आपको सबमिट करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड, मतलब जो SC/ST कैंडिडेट है उनकी एग्ज़ाम फ़ीस रिटर्न आ जाएगी, लेकिन कब, ये भी बहुत लोगों को ये होता है कि सर रिटर्न तो आने वाली है लेकिन कब आएगी। तो उनकी एग्ज़ाम फ़ीस रिटर्न आती है रिज़ल्ट लगने के बाद, मतलब जो 3 जून को आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट लगेगा तब आप उसके विद इन टाइम लिमिट आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा उसका। तो ये है सब इसके बारे में। नेक्स्ट पे दिया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 12/4/2023 से लेके 5/5/2023 5 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर सकते हो। इसमें और दिया गया है कि जो भी करेक्शंस, अगर कुछ करेक्शंस है, मतलब आपसे कुछ फर्स्ट टाइम फॉर्म सबमिशन में गलती हुई है, आपका नाम या आपका एड्रेस या आप चेंज की उस टाइम पीरियड में चेंज हुआ है या फिर आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको टाइम दिया जाएगा 6/5/2023 से 8/5/2023 तक आपको ये टाइम मिलेगा। आपको इसमें जो भी करेक्शंस हैं आप इसमें करेक्शंस कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 5 मई 2023 तक ही खुला रहेगा, उसके बाद में बस आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा। 5 तारीख के बाद आप बस 2 दिन के लिए, मतलब 6 और 8 तारीख तक, 6, 7, 8 तारीख तक आप करेक्शंस कर सकते हो। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंसेस एडमिशन, इसमें बाकी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको इसके साथ लगेगा एक फ़ोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन
आपको ज़रूरी है, और वो जो जैसे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है उसी प्रॉपर साइज़ में और क्लियरिटी उसकी होनी चाहिए, ताकि हमें बार बार अपलोड ना करना पड़े, एक ही बार में हमारा अच्छे से काम हो जाए। तो ये चीज़ें आप नेट कैफ़े पे जाके या आप खुद ही उतने कॉन्फिडेंट हो कि हम घर में भर सकते हो तो आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। और अगर पेमेंट के बारे में पूछो तो पेमेंट का ऑप्शंस भी इन्होंने दिया है, तो पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो, बट मैं बताना चाहूँगा कि आप जो डेबिट कार्ड है वो प्रेफर कीजिए पेमेंट के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, मतलब अब वो 30 ईयर्स ये इंक्लूड किया जाएगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जनरल अनरिजर्व्ड, मतलब जो जनरल है और यूआर कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 8 साल मिलेंगे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो SC/ST में आते हैं उनको 10 साल मिलेंगे, मतलब 5+5, जैसे उनको रेगुलर में ही 5 साल होता है तो 5 और ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनको ही लागू होगा। एम्स ये के लिए ये नहीं लागू होगा, क्योंकि एम्स है ऑटोनॉमिक बॉडी है, तो एम्स के लिए ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप अगर ओपन से फॉर्म भर रहे हो तो आपको कास्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर SC/ST OBC कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रखें और तभी फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू करें। यहाँ पे ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको 5 तारीख से पहले करना ही करना है, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मतलब जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है 5 तारीख 5 बजे तक, उनको इस बार का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड नहीं होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखा जाए तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट्स। उसमें से 200 MCQ हमें 200 मार्क्स के लिए आएंगे। 180 MCQs रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। हर साल जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही पैटर्न रहेगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्क कट होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी, मतलब जो भी क्वालिफाई होंगे लोग तो उसमें UR और EWS कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC/ST, ऐसे क्वालिफाइंग स्कोर होगा। एडिशनल 5% रिलैक्सेशन होगा PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें और डिटेल्स दिया गया है कि अगर टाई केसेस होता है तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन सीट्स कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें हम रिजल्ट्स के बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें बस हमारे पढ़ाई पे फोकस करना है। जैसे कि अभी आप जो पढ़ रहे हो, आप 1 वीक एक्स्ट्रा ले सकते हो पढ़ाई के लिए, लेकिन अप्रैल जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको 1 महीना मिलेगा पूरा, मई महीना पूरा मिलेगा। उस महीने में आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना इस टाइम तक पढ़ा है, अप्रैल के एंड तक पढ़ा है, उतना ही आपको मई वाले महीने में आपको रिवीजन देना है, क्योंकि नई नई चीज़ें देखने के इसमें हमें लगता है कि हाँ ये हमारा ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। शांत एकदम दिमाग हमारा शांत रखना है। लास्ट मंथ है, लास्ट टाइम है हमारे पास, यही वो एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हमें खुद शांत रहेंगे तो अच्छी अचीवमेंट हम हासिल कर पाएंगे। तो ये भूलना नहीं है कि रिवीजन के लिए हमें सफिशिएंट टाइम देना है। आपको जितना पढ़ना है आप अप्रैल एंड तक पढ़ लो, फिर आपका प्लानिंग, रिवीजन का प्लानिंग होना ही चाहिए। विदाउट रिवीजन आप सक्सेस कम ही हासिल कर पाते हो, क्योंकि जितना हुआ स्टडी आपने इससे पहले तक किया है उसे अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो मेमोरी अपना स्टोर नहीं होगा, या मेमोरी उतने जल्दी रिकॉल नहीं होगा। और एग्ज़ाम में हमें 200 MCQs 180 मिनट्स में सॉल्व करना है, मतलब एक MCQ लेगा हमें 1 मिनट से भी कम वक्त मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। हमारी मेमोरी उतनी रिकॉलेबल होनी चाहिए कि जैसे ही हमें क्वेश्चन पढ़े ऑप्शंस देके हमारी
आंसर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें रिवीजन ज़रूरी है, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया आएगा 2-3 क्वेश्चंस उसमें नए में से आएंगे, लेकिन उस चक्कर में हम रिवीजन नहीं किए तो कितने सारे क्वेश्चंस का हम लॉस कर सकते हैं, या फिर हम कन्फ्यूजन में जाके उसको गलत आंसर कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए वक्त देना ज़रूरी है। और ऐसे ही मैं कुछ दिनों में और जो नर्सिंग ऑफिसर्स है उनकी कैसी पढ़ाई की थी, उन्होंने कैसे प्रिपरेशंस की है, उसके भी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा। उनका गाइडेंस आपके लिए मौल्यवान होगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ टोटल 18 एम्स इसमें इंक्लूड होने वाले हैं एग्ज़ाम में, जैसे एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर। इसमें से बस जोधपुर एक नया ऐड हुआ है जिसकी वैकेंसी इस साल ज़्यादा है। लास्ट नॉर्सेट 2022 जो हुआ था उसमें टोटल 17 एम्स इंक्लूड थे, और अभी अभी जो जस्ट पता चला है कि सफदरजंग हॉस्पिटल जो है दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वो उनकी 120 या 1 समथिंग 100+ वैकेंसीज़ है। और जो RML है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उनका 84 वैकेंसी भी इसके साथ नॉर्सेट में आने वाला है। तो आपके लिए वैकेंसीज ज़्यादा है। कहीं आप सोचते होगे कि हमारे यहाँ कास्ट रिज़र्वेशन, फिर उसमें 80-20 का रेशो है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको देखना है आपको क्या चाहिए, आपको बस चाहिए एक सीट। तो एक सीट आपको ज़रूरी है, तो आप फोकस बस एक ही सीट पे करना है। ये नहीं देखना है कि हमारे लिए 5 ही है, हमारे लिए 4 ही है। आपको एक चाहिए, बस आप एक पे ही फोकस रहना है। एक सीट है तो आप उसी के लिए कॉम्पीट करोगे, उतनी ही मेहनत करोगे। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं वैकेंसी कम है, कहीं ज़्यादा है, ये तो चढ़ उतार चलते ही रहेंगे। लेकिन आपको बस एक ध्यान रखना है, आपको खुद के लिए एक सीट चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा। और आपको एक चाहिए, आपके पास एक सीट है, आपको लेना ही है, तो उस हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए। 3 जून को जैसे एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे कुछ वैकेंसी डिटेल्स दिए हैं PDF के एंड में उन्होंने। उसमें तो टोटल है 3055 पोस्ट जो इस वैकेंसी में आने वाले हैं। इसमें जो RML और सफदरजंग हॉस्पिटल की पोस्ट है वो इसमें एडेड नहीं है, उसका अलग से इंक्लूड किया गया है। तो और भी कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें तो बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। वैकेंसी फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि वो ऐसे मेंशन भी किया रहता है कि वैकेंसीज़ में अल्टर्ड, किसी एम्स में कम भी हो सकती है, किसी एम्स में ऐड भी हो सकता है, या कोई और नया एम्स भी उसी टाइम में अगर रेडी हो रहा है तो नया एम्स भी इसमें ऐड हो सकता है। या फिर 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें से तो RML और सफदरजंग ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर की है, तो इसके अलावा और दो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वैकेंसी के बारे में अभी नहीं सोचना है, मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, अभी पढ़ाई करनी है, बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो जिससे आप ऑडियो विजुअल माध्यम से भी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि हम खुद पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा हमें थकावट सा फील होता है, लेकिन कुछ हम सुनते हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टर्म याद भी हो जाता है और हम ज़्यादा सुन भी पाते हैं, क्योंकि हम तो मोबाइल से एडिक्टेड हैं। तो जितना मोबाइल में देखेंगे उतना हमें रिकॉल ज़्यादा होगा, मतलब मेमोरी स्टोर ज़्यादा होगा और रिकॉल भी जल्दी ईजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगले वाले सेशंस यूट्यूब वीडियोज़ में मैं शुरू करने वाला हूँ। आपको वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए 2022 में या फिर 2021 में सिलेक्ट हुए वाले जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनका भी गाइडेंस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।